हेलो फ्रेंड, आवर यूट्यूब चैनल एईसी चकिया। हेलो फ्रेंड, सबसे पहले आप लोग अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें तथा शेयर भी कर दे, लाइक कर दे, ताकि जो भी हम अपडेट डालें चैनल पर वो सबसे पहले आप लोग को मिले। हम लोग देख रहे हैं पोएट्री सेक्शन से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट पीछे वाले वीडियो में अपलोड कर दिया गया है। अभी हम लोग देखने चल रहे हैं 4 नंबर पार्ट टू ऑटम के बारे में। इसका लाइन बाय लाइन अर्थ बताया जाएगा। आप लोग से अनुरोध है कि अगर मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द कर दीजिए और शेयर भी कर लीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप लोग को मिले। चलिए तो हम लोग देखते हैं ऑड टू ऑटम के बारे में। ऑड टू ऑटम जो है जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। यह पोएट्री सेक्शन का है, बहुत रोमांटिक है। तो ऑड टू ऑटम का पहले परिचय हम लोग जान ले कि परिचय क्या है। जॉन कीट्स का जन्म 31 अक्टूबर 1795 में तथा मृत्यु 23 फरवरी 1821 ईस्वी को हुई थी। अंग्रेजी के एक महानतम प्रेस पर संयुक्त कविताओं के कवि थे। यह जॉन कीट्स के बारे में कहा जाता है अंग्रेजी में एक महानतम प्रेस पर संयुक्त कविताओं के कवि थे। उनका जन्म मूनफील्ड लंदन में हुआ था। लंदन में एक जगह था मूनफील्ड, वहीं पर उनका जन्म हुआ था और पढ़ाई एनफील्ड के क्लर्क्स स्कूल में पूरी हुई। इनका शिक्षा दीक्षा जो हुआ था लंदन में ही, एनफील्ड के एक क्लर्क्स स्कूल थी, उसी में इनका पढ़ाई पूरा हुआ। जिनका गहन रुझान था क्रिकेट तथा बॉक्सिंग में, काफी रुझान था। क्रिकेट तथा बॉक्सिंग से ये काफी रुचि रखते थे। फेरिकिन के स्पेंसर से जान पहचान के बाद उसने कवि बनने की ख्वाहिश और भी बेतास बढ़ोतरी हुई। यह जो था फेरिकिन के सेंस्टर जो है, इनसे जब उनकी मुलाकात हुई जॉन कीट्स को, तो वह इनको अपनी तरफ यानी कवि बनने के लिए प्रेरित किया और उनकी ख्वाहिश को आगे की तरफ कविता के रूप में क्षेत्र में बढ़ाया। उनकी पहली कविता लाइन्स द लिमिटेशन ऑफ स्पेंसर है। सबसे पहले में कविता जो वो लिखे हुए थे लाइन इन लिमिटेशन ऑफ स्पेंसर थी, जो 1814 ईस्वी में प्रकाशित हुई, तथा उनकी पहली कविता की किताब जिस शीर्षक था पोयस, पहली कविता का जो शीर्षक था पोयस, जो 1817 ईस्वी में प्रकाशित हुई। उनकी इमेंडियन की कवि बस्ट ने भी प्रशंसा की है। इडेमियन की कवि जो थे, इनकी इस कविता को देखकर सुनकर बहुत काफी प्रशंसा की है। ये कविता 1818 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। उनके ओल्ड कासिद ऑन एडोनेंस ऑन ग्रेस अर्न टू साकी टू नाइटेंगल ऑन मलकोली तथा ऑड टू ऑटम ने उन्हें अंग्रेजी भाषा के महान कवि की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। ये 2-4 वो कविता जो लिखे हुए हैं, जैसे ऑड टू ऑटम, ऑन मलंकोली, टू नाइटेंगल, टू साकी, ग्रेसिनॉन अर्न, ये सब कविता जो उनको महान कवि की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। वो इतना रोमांटिक कविता है कि वो कवि के रूप में ले आकर उनको जॉन कीट्स को खड़ा कर देते हैं। पर उन्हें इतनी सी छोटी अवधि में भी महानतम को, लेकिन उसकी मृत्यु जो है 26 साल के उम्र में ट्यूबरकुलोसिस नामक बीमारी के हो गई। ट्यूबरकुलोसिस नामक बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। 26 वर्ष की
आयु में वह काफ़ी भी कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, पर उन्होंने इतनी सी छोटी अवधि में भी महानतम प्राप्त किया है। 26 वर्ष कोई ज़्यादा अवधि नहीं हुआ, इसमें वह क्या किए, अपनी महानतम को प्राप्त किए, महान कविता के रूप में जाने गए। कविता सौंदर्य, सौभाग्यशाली, सत्य, यादगार पलों की छाप छोड़ती है। यही कविता से आज उनको हम लोग जानते हैं। इनकी ये कविता जो है और टू अटम भी प्रकृति के संदर्भ को वर्णित करता है, यानी प्रकृति के बारे में वर्णित करता है। कौन कविता? और टू अटम, जो हम लोग देखने चल रहे हैं नीचे से लाइन बाय लाइन कर। यहाँ जो है और टू अटम का हम लोग देखने चल रहे हैं पैराग्राफ। सेशन ऑफ मिस्ट एंड मिलो, फुलनेस, धूल, कोहरे और रसदार फलों का मौसम था। मैंने सीजन जो था, सीजन ऑफ मिस्ट एंड मिलो, फुलनेस, धूल, कोहरे और रसदार फलों का मौसम था। क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ द मेटरिंग सन, जिसके सहायक हैं उनके जिगरी दोस्त सूरज परिपक्व होने में। उनका सहायक कौन है? जिगरी दोस्त, प्रिय मित्र कह सकते हैं, जो सूरज परिपक्व होने में, अगर फलों का मौसम आता है तो उसमें सूर्य का बहुत ही भूमिका, उससे प्रकाश के द्वारा उससे बहुत ही भूमिका निभाया जाता है पकाने में, फल को पकाने में। कंस्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लिस, कर रहे हैं मिल के साजिद सूर्य तथा वसंत कैसे फल लगे और परवान चढ़े। यानी दोनों को, बसंत ऋतु तो है ही और सूर्य, दोनों आदमी मिलकर उस फल को पकाने का साजिश कर रहे हैं। विथ फ्रूट द वेंस दैट राउंड द टेंस इवन रन, फलों से जल्दी अंगूर की बेलिया यानी लत्ती जो घर में बने छज्जे के मचान के चारों ओर लतरी हुई है। फ्रूट कहने का मतलब है, कवि का कहना है कि फल से लदी अंगूर की बेलिया यानी छज्जा, गुच्छा जो घर में बने छज्जे से मचान के चारों ओर घिरी हुई है। मचान के चारों ओर जो वह अंगूर की गुच्छा जो लटका हुआ है। टू बिंग विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्री, झुकने को है सब, झुकने को है सेब, सेब के फल के बोझ के बारे में कहा जा रहा है। घुटने के बल है सेब के फल के बोझ से झोपड़ी के आसपास के कई लगे वृक्ष, यानी उसके झोपड़ी जो है उसके आसपास में जो वृक्ष लगे हैं वो सब झुकने को है। बिना सूर्य का, बिना वसंत का कोई फल लगता नहीं है। एंड फिल ऑल फ्रूट विथ रिचनेस टू द कॉर्नर, और सारे फल अंदर तक मिठास से भरे हुए हैं। टू स्वेल द गार्ड एंड प्लम द हेजल सिल्स, तिरई यानी कद्दू, कद का बढ़ना, कद तेरे यहाँ कद होता है, कद का बढ़ना, करा अखरोट का छिलका, विथ ए स्वीट कर्न टू सेट बर्डिंग मोर, मीठी गुठली के साथ कलियों का खिलना। यानी कहा जा रहा है कि फल जब लगता है वह गुठली के साथ होता है, पक जाता है तो उसको कितना अच्छा लगता है देखने में भी, इस ऋतु में भी। एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर ऑफ द बीज, और भी सीखना बाद में मधुमक्खियों के लिए फूल बन जाना। मधुमक्खी जब फूल पर बैठता है, मधुमक्खी को सबसे ज्यादा अगर पसंद रहता है तो क्या लगता है? फूल लगता है। कितना अच्छा लगता है। कवि का कहना है अनटिल दे थिंग्स वार्म्स डे विल नेवर केस, जब तक वे समझ ना जाए कि गर्मियों के दिन काफी खत्म नहीं होंगे। यानी कवि कह रहे हैं कि जब तक वो अनटिल दे थिंग्स वार्म डे विल नेवर केस, जब तक वे समझ नहीं जाते हैं कि गर्मियों के दिन कभी खत्म नहीं होंगे। फॉर समर हैज ओवर ब्रेम्ड देयर क्लेमरी कॉल, गर्मियों के लिए है शहद उसके छत्ते में। यानी गर्मियों के मौसम में वह शहद जो है, अब जैसे अभी आम का मौसम है तो उसमें शहद यानी मीठापन है, अच्छा लगता है। उसके छत्ते में हु हैड नॉट सीन थ्री ऑफ एमाइड दे स्टोर, किसने नहीं देखा है तुम्हें, अक्सर तुम्हें अन्न भंडार के बीच। समटाइम्स हुई बार सिक्स एब्रोड माई फाइंड, कभी न कभी जो
भी तेरे इंतजार में बाहर बैठा शायर ढूंढ लिया। यानी उसके इंतजार करते करते साल में वह उसका सीजन होता है फल का भी, उसका साल भर इंतजार करने के बाद वह फल लगता है, मीठापन होता है, शहद होता है, उसका इंतजार करना पड़ता है। दी सिटिंग क्लियरनेस ऑन ए ग्रीनली फ्लावर फ्लोर, तुम्हें बेपरवाह बैठे अन्न भंडार के फर्श पे। द देयर सॉफ्ट थिप बाय द विनो वाइन, तुम्हारे बाल हल्के से लहराए हुए हवा के झोंके से। ऑन और ऑन ए हाल्फ रिप्ड फ्रो साउंड स्लिप, यह आधे कट्ठे अनाज के खेत से क्यारियों में गहरी नींद लेते हैं। ड्रॉ विथ द फॉर्म ऑफ पॉपीज वाइल दे हुक, जब तुम अफीम के पौधे से हंसुआ चलाते हो, उसके फूल के गंध से चकराने लगते हो। यानी अफीम जो होता है वह नशावर होता है, उसमें जब हंसुआ चलाइएगा तो ऑटोमेटिक है कि आपको नशा की तरफ आ जाता है। स्पेयर द नेक्स्ट स्वाट एंड द इट 12 फ्लावर्स, छोड़ देती हो तो अफीम की उंगली पत्ती और बांधे हुए फूल के बोझ को अगर आप उसको अगर छोड़ देते हैं, जैसे ही आपको जब से अफीम पर चलाइएगा, काटना स्टार्ट कीजिएगा तो आपको नींद की तरफ आने लगेगा, तो उसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। एंड समटाइम्स लाइक ए ग्राइंडर थ्रो डोस्ट केप स्टेट दे लीन हेड अक्रॉस ए ब्रो, कभी कभी अनाज के बाल चुनने वालों की तरह झुकाए रखते हो सर नदी के आसपास। और बाई ए स्वाइडर प्रेस विथ पैटेंट लुक थ्रो वाचे द लास्ट ओजिंग आवर्स बाई आवर्स, सेब का सिरका पेरने वाली मशीन को देखना एकटक रस से आखिरी बूंद तक। जब सेब उसको क्या किया जाता है, पेरा जाता है, तो उसके मशीन को देखिएगा कि लास्ट तक वह बूंद को क्या करता है, गिराता है ना। जौले वो पूरी तरह से उसका रस को गिरा नहीं लेता है तो वह क्या करता है, छोड़ता नहीं है। नेक्स्ट, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग आर वेयर आर दे, कहाँ है बसंत की, कहाँ है वे। थिंक नॉट ऑफ देम थ्रो हेट माई म्यूजिक टू वाइल्स बेड क्लाउड ब्लॉम टू सेप ब्लॉम द सेप डेइंग डे, करो न चिंता उसकी, तुम्हारा धुन भी सुनने को मिलेगा। कहा जा रहा है थिंक नॉट देम थ्रो हेट्स द म्यूजिक टू, करो न चिंता उनकी, तुम्हारा धुन भी सुनने को मिलेगा। वाइल ब्रेड क्लाउड ब्लूम द सॉफ्ट डेइंग डे, जब कैद किया हुआ बादल खिलेगा यानी उमरेगा मंदिम होते ही सूर्यास्त को। एंड टच द सुटेबल प्लांट्स विथ रोजी हु, और स्पर्श करेगा फसलों से लहलहाती खेत को अपने लालिमा से। जैसे ही वह सूरज जो है डूबना स्टार्ट होगा और जैसे ही वह बादल उमरेगा यानी खिलेगा तो क्या हो जाएगा, उसकी लहलहाती खेत जो है को अपने ललिमा से हरा भरा दिखाई देगा। देन इन वेल फुल चोट द स्मॉल गेम्स मर्न among the rivers allow burn aloft on sinking as the light with leaves or dies, तब रंजीदा स्वर में वन मक्खियों विलाप करेंगे, यानी मधुर स्वर में वन के मक्खिया जो होते हैं विलाप करते हैं। नदी के किनारे जन्म लेगी, अस्त होगी किरण तरंगे। यानी कवि का कहना है इससे कि जिस तरह किसी के मृत्यु पर उसके सगे संबंधी शोक विलाप करते हैं, उसी प्रकार सूर्यास्त के समय ऑटम के मौसम में वन मक्खी विलाप करती है। यह कवि के विलाप की उपमा वन मक्खी के पंख के आवाज भन भन की आवाज हो सकती है, भन भन की आवाज से होती है। ठीक है। एंड फुल ग्रोथ लम लाउंड ब्लेड फोर्ट हिलीब्राम हेड क्रिकेट सिंग्स एंड नाउ विथ ट्रेप सॉफ्ट, और पूर्ण विकसित यानी जवान मेमना मेमनियाता है, टीले पे झांझ में झिंगुर तीक्ष्ण स्वर में गाता है। द रेड ब्रेस्ट वाइट फ्रॉम द गार्डन क्रॉफ्ट एंड गार्टनिंग स्लोइंग ट्विटर इन द स्काईज, चहचहाती है रॉबिन चिड़िया बगीचे के पेड़ पे और अबाबिल का झुंड
शोर मचाता है आकाश में, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि यह जो है चिड़िया जो है एक न एक दिन क्या करती है, शोर मचाती है। जिस तरह घर में कोई अगर एक्सपायर कर जाता है तो उसके परिवार जो विलाप करता है, उसी तरह सूर्य जब अस्त होता है तब चिड़िया पक्षी ये सब क्या करती है, रोती है, यानी विलाप करती है। यानी कहने का मतलब है इसका पूरा सारांश समरी के तौर पर यह खसीसा और टू ऑटम जॉन कीट्स द्वारा लिखी गई है। यानी यह कहानी जो है किसके द्वारा लिखी गई है, जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है। वे प्रकृतिवादी कवि से लिया पहचाने जाते हैं। किसके लिए पहचाने जाते हैं, प्राकृतिक के ऊपर जो कविता लिखते हैं उसके द्वारा पहचाने जाते हैं। उनका जन्म जो हुआ था 1795 में हुआ था तथा मृत्यु इंग्लैंड में 1821 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। वह धर्म से ईसाई धर्म के थे। किस धर्म के थे यार, जॉन कीट्स ईसाई धर्म के थे। उन्होंने वर्जल्स एंडल्स के अनुवादक के रूप में भी काम किया है। किसके अनुवादक के रूप में, वर्जल एनिल्ड के अनुवादक के रूप में कार्य किया है। उसकी गीत और टू अटम ऋतु की गीत है। और टू अटम जो है एक गीत है जो किसकी, ऋतु की गीत है। ये 11 पदों या छंदों से मिलकर बनी है, जिससे हर साल कविता का अनुप्रयास भिन्न है। यानी हर कविता जो है उससे कहीं यह कविता का प्रयास क्या है, भिन्न है। कविता के पहले छंद में जॉन कीट्स के पाठक का ध्यान वसंत ऋतु के श्रेष्ठ की तरफ सीखने की कोशिश की है, जहां फल पकने लगते हैं, अंगूर के बेल घर के छज्जी पर लतरे हुए हैं। दूसरे छंद में कवि ने वसंत ऋतु के खूबसूरती तथा व्याख्या का वर्णन किया है। क्या किया है, कवि ने वसंत ऋतु के बसंत कैसा होता है उसकी खूबसूरती या व्याख्या का वर्णन किया है। कविता की तीसरी पंक्ति रूप है। इसमें कवि ने कविता को सुंदर बनाने के लिए उपमा का अधिक प्रयोग किया है, जैसे झांझ में झिंगुर, बगीचों के पेड़ पे, ये सब जो है इसका माने वर्णन किया गया है। इससे कंक्लूजन यही निकल कर आता है, ये बहुत ही अलग और रोचक ओड है, माने कविता है। कवि ने के हर संभव प्रयास किया है कि कविता को रोचक बनाया जा सके। कविता को समझ थोड़ी कठिन है पर ज्ञानवर्धक तो जरूर है, ठीक है ना। ये सब समरी का जो था एटीट्यूड था, ठीक है ना। तो अब ये कविता हमको विश्वास हो रहा है कि सबको समझ में आया होगा। एक बार नहीं 2 बार पढ़िएगा, इसका हिंदी समझिएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर नेक्स्ट दिन मिलेंगे। थैंक यू। और इसका समरी भी कराएंगे हम, और आंसर क्वेश्चन भी कराया जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी दिया जाएगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।